एक बार पवन घर के अंदर बैठ के शराब पी रहा था। तभी उसकी वाइफ किरण उसके पास आई और पवन से बोली, पवन, तुम आजकल बहुत शराब पीने लगे हो। शायद तुम भूल चुके हो तुम्हारी एक वाइफ और एक बेटी भी है। तुम्हें हमारी कोई चिंता नहीं है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम दोनों को क्या होगा? पवन, अगर तुम हमें चाहते हो तो तुम्हें आज से ही शराब पीना बंद करनी होगी। अभी वो लोग बातचीत कर रहे थे, तभी किरण की माँ और उसका भाई वहां पर आ पहुंचे। अब किरण की माँ बोली, दामाद जी, तुम प्रतिदिन ऑफिस से आके शराब क्यों पीते हो? तुम्हारी इस गंदी आदत की वजह से हम सभी लोग परेशान होते हैं। अगर मुझे पहले से पता होता कि तुम शराबी हो तो मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे ना करवाती। अब पवन अपनी सास पर चिल्लाकर बोला, माताजी आप चुप रहिए, ये हमारा घर का मामला है और ये मेरा घर है। आप मुझे मत बताओ कि मुझे मेरे घर के अंदर किस तरह रहना चाहिए। शायद आप लोग भूल चुके हो कि आपने अपना घर अपने बेटे के कर्ज चुकाने के लिए बेच दिया है और इस समय आप दोनों, आप और आपका बेटा मेरे घर पे रह रहे हो। इसलिए आप दोनों मुझे मत समझाओ और अपना काम करो। अब पवन की बातें सुनकर किरण की माँ और उसका भाई वहां से अपने कमरे में चले गई। अब उनके जाने के बाद किरण बोली, पवन, तुम्हारी आदतें अच्छी नहीं है, लेकिन तुम मेरी माँ से अच्छी तरह बातचीत किया करो। वो तुम्हें तुम्हारी भलाई के लिए समझाने आई थी। अब पवन बोला, किरण, तुम्हारी माँ को मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। अगर उन्होंने सही समय पे अपने बेटे मोंटी को समझाया होता तो उनका बेटा अर्थात तुम्हारा भाई बैंक से कर्जा नहीं लेता और उसे ना चुकाने के चक्कर में तुम्हारा घर नहीं बिकता और आज ये दोनों हमारे घर में नहीं रह रहे होते। इतना बोल के पवन दूसरे कमरे में चला गया और किरण और उसकी बेटी खुशी वहीं पर खड़ी रह गई। अब किरण वहीं पर खड़ी रह के कुछ सोच रही थी, तभी बाहर से किसी ने दरवाजा खटखटाया। अब किरण ने जाके दरवाजा खोला और सामने वाला व्यक्ति बोला, क्या हुआ किरण भाभी, आज फिर से आपके घर से पवन की चिल्लाने की आवाज आ रही है। लगता है आज फिर पवन शराब पीकर आप सभी लोगों को परेशान कर रहा है। अब किरण बोली, हाँ उदय, तुमने सही कहा। मैं पवन को समझाकर थक गई हूँ, लेकिन पवन शराब पीना बंद नहीं कर रहा है और उसके शराब पीकर चिल्लाने के कारण इस बिल्डिंग के सभी फ्लैट वाले लोग परेशान होकर मुझसे शिकायत करते हैं। उदय, तुम हमारे सामने वाले फ्लैट में रहते हो और तुम पवन के दोस्त भी हो। तुम पवन को समझाओ कि वो शराब पीना बंद कर दे। अब उदय बोला, किरण, इस समस्या का एक ही उपाय है, तुम पवन को छोड़कर मुझसे शादी कर लो। अब किरण चिल्लाकर बोली, उदय, तुमने ये सवाल मुझसे कई बार पूछा है और मैंने तुम्हें कई बार शादी के लिए ना बोल दिया है, लेकिन तुम्हें शर्म नहीं आती। तुम पवन के दोस्त हो और हमारे सामने के फ्लैट में रहते हो, इसलिए मैं तुमसे बातचीत कर लेती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। और जिस दिन मैंने पवन को बता दिया कि तुम मुझे परेशान करते हो, वो तुम्हें घर के अंदर से निकाल के मारेगा। अब उदय ने किरण की बात सुनी और टॉपिक को चेंज करता हुआ बोला, सॉरी किरण भाभी, मैं आपसे मजाक कर रहा था और आप बुरा मान गई। आप चिंता मत करो, मैं कल सुबह ऑफिस जाते समय पवन को समझाऊंगा कि वो शराब छोड़ दे। इतना बोल के उदय वहां से अपने फ्लैट में चला गया और उसके जाने के बाद किरण ने घर का गेट बंद कर लिया। हेलो दोस्तों, फाइन बैडी की चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम फिर से आपके लिए एक जोरदार दिमागी पहेली सास, दामाद और साइस लेके आए हैं। दोस्तों, ये खतरनाक मर्डर मिस्ट्री रीडर है, कृपया कंप्लीट पहेली देखिए। अब दूसरे दिन सुबह सुबह पवन अपने ऑफिस जाने के लिए बिल्डिंग से नीचे आया। उसी समय उदय भी बिल्डिंग से अपने ऑफिस जाने के लिए नीचे उतरा। उदय ने पवन को रोका और बोला, पवन, आजकल तुम बहुत शराब पीने लगे हो। तुम्हारे इस गंदी आदत के कारण तुम्हारे घर वाले और उस बिल्डिंग के लोग परेशान रहते हैं। पवन, प्लीज, अगर तुम मुझे अपना दोस्त मानते हो तो ये गंदी आदत छोड़ दो और अपने परिवार पे ध्यान दो। अब पवन बोला, उदय, तुम सही बोल रहे हो, लेकिन कभी कभी ऑफिस के काम के कारण मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ और मुझे ऑफिस के बॉस के दिए हुए टारगेट, कंपनी के टारगेट पूरे करने होते हैं और पूरे ऑफिस में काम का भार, वर्कलोड मेरे ऊपर रहता है। इसलिए मैं कभी कभी परेशान होके शाम को घर जाके शराब पी लेता हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं इसे छोड़ दूंगा। अब उदय हंसते हुए बोला, पवन, तुम क्या छोड़ना चाहते हो, शराब पीने की आदत या अपना ऑफिस? इतना बोल के दोनों जोर जोर से हंसने लगे और कुछ देर बाद दोनों अपनी कार में बैठे और वहां से अपने अपने ऑफिस के लिए निकल गए और बिल्डिंग के ऊपर खड़ी पवन की वाइफ उन दोनों को देखती रह गई। अब पवन रात के समय अपने ऑफिस से घर आया और उसने दरवाजा खटखटाया। किरण ने जाके दरवाजा खोला और उससे पूछा, पवन, आज सुबह तुम अपने ऑफिस का टिफिन लंच बॉक्स लेके नहीं गए थे। तुम अपना लंच बॉक्स घर पर ही भूल गए थे। अब तुम पहले शराब पियोगे या तुम्हारे लिए खाना लगाऊं? अब पवन मुस्कुराकर बोला, किरण, तुम मेरे ऑफिस के बॉस की तरह मुझे क्यों परेशान करती रहती हो, जब तुम्हें मालूम है कि मैंने आज सुबह से खाना नहीं खाया है। अर्थात तुम समझ जाओ कि मैं अब शराब नहीं पीऊंगा बल्कि खाना खाऊंगा। किरण, तुम मुझसे लड़ने की जगह मुझे समझने की कोशिश किया करो, क्योंकि मैं प्रतिदिन शराब नहीं पीता हूँ। जब कभी मुझ पे ऑफिस के काम का ज्यादा प्रेशर होता है
तब मैं अपने मन को बहलाने के लिए शराब का सहारा लेता हूँ और तुम मुझे समझाने की जगह मुझसे लड़ने लगती हो। जबकि मैं भी जानता हूँ कि शराब हमारी सेहत के लिए हानिकारक होती है और मैं इसे एक दिन पीना छोड़ दूंगा। अब तुम मेरे लिए खाना लगाओ क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। इतना बोल के पवन मुस्कुरा के अपने कमरे में चला गया और किरण पवन के लिए खाना लेने किचन में चली गई। अब पवन हॉल से होते हुए अपने बेडरूम में जा रहा था। तभी उसने देखा किरण की माँ और मोंटी आपस में कुछ बातचीत कर रहे थे। मोंटी बोला, माँ, जब भी पवन जीजाजी आपसे चिल्ला के बातचीत करते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता है और किरण दीदी भी उनको कुछ नहीं बोलती हैं। किरण की माँ बोली, बेटा मोंटी, इस समय हम लोग पवन के घर में रह रहे हैं और तुम्हारी दीदी किरण पवन की वाइफ है, इसलिए वो भी पवन से ज्यादा कुछ बोल नहीं सकती है। अगर हमें इस घर में रहना है तो पवन की बात माननी होगी क्योंकि ये हमारा नहीं बल्कि उसका घर है। अब मोंटी बोला, माँ, क्या ऐसा हो सकता है कि ये घर हमारा हो जाए और हम लोग इस घर में चुपचाप से नहीं बल्कि आराम से अपनी मर्जी से रह सकें। अब माँ बोली, हाँ, ऐसा भी हो सकता है। अगर पवन किसी कारण से मर जाए तो ये घर उसके मरने के बाद किरण का हो जाएगा। उस कंडीशन में हम लोग यहाँ आराम से जीवन भर रह सकते हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ पवन प्रतिदिन शराब पीता रहे और शराब पीने के कारण एक दिन वो मर जाए और हम लोग इस घर के मालिक बन जाएं। लेकिन तुम्हारी दीदी किरण उससे प्यार करती है और वो अपने पति पवन को शराब पीने से रोकती है, इसलिए मुझे भी मजबूरी में पवन को शराब पीने के लिए मना करना पड़ता है। अब मोंटी बोला, माँ, यहाँ शहर से दूर जंगल के रास्ते पर फकीरा भाई का अड्डा है। मैंने सुना है वो पैसे लेके किसी को भी मारने का काम करते हैं। माँ, हम लोग फकीरा भाई के द्वारा पवन जीजा जी को मरवा सकते हैं। इस तरह ये घर हमेशा के लिए हमारा हो सकता है। अब किरण की माँ ने कुछ सोचा और बोली, मोंटी, क्या ऐसा हो सकता है? लेकिन फकीरा भाई पवन को मारने का हमसे कितना पैसा लेंगे? अब मोंटी बोला, माँ, आप चिंता मत करो, मैं कल शाम को आपको फकीरा भाई के पास लेके चलता हूँ। लेकिन आप इस बारे में किरण दीदी को कुछ मत बताना, वरना वो हमें इस काम के लिए मना कर देगी और इस घर से निकाल देगी। अब पवन ने उन दोनों की बातें सुनी और वहां से चुपचाप अपने कमरे में चला गया और वो लोग और बातचीत करने लगे। अब दूसरे दिन शाम के समय मोंटी अपनी माँ को लेकर फकीरा भाई के अड्डे पे पहुंच गया। वहां अकेले फकीरा भाई खड़े थे। अब मोंटी ने फकीरा को अपनी माँ से मिलवाते हुए बोला, माँ, ये है फकीरा भाई। मोंटी की माँ बोली, मोंटी, ये फकीरा अपराधी है, भिखारी है। इसने अपने शरीर पे कोई कपड़े नहीं पहने हैं और ये इतना बूढ़ा लग रहा है, क्या ये हमारा काम कर सकता है? अब मोंटी की माँ की बातें सुनकर वहाँ पीछे सभी अपराधी बाहर आ गए और मोंटी की माँ से बोले, माता जी, आप इस समय फकीरा भाई के अड्डे पे खड़ी हो, जरा तमीज से बातचीत करो। हमारे फकीरा भाई एक जमाने में बहुत शातिर अपराधी थे, लेकिन अब ये बूढ़े वृद्ध हो चुके हैं। अब ये ना सुन सकते हैं और ना ही बोल सकते हैं। अब ये काम नहीं करते हैं बल्कि हम लोग इनके इशारों पे लोगों का काम तमाम करते हैं। बताओ, आपको क्या काम करवाना है? अब मोंटी की माँ ने अपने थैले से पवन का फोटो निकाला और उसे दिखाते हुए बोली, आपको इस आदमी को जान से मारना है। इसे मारने के लिए आप हमसे कितना पैसा लोगे? अब दूसरे अपराधी ने फोटो देखा और उससे पूछा, ये कौन है और कहाँ रहता है और आप इसे क्यों मरवाना चाहती हो? माँ बोली, ये मेरी बेटी का पति है। ये मेरी बेटी को शराब पी के मारता पीटता है, इसलिए मेरी बेटी इससे दुखी रहती है। मैं चाहती हूँ आप इसे गोली मार दो क्योंकि इसके मरने के बाद मेरी बेटी को इससे आज़ादी मिल जाएगी और मैं उसकी दूसरी जगह शादी कर सकती हूँ। अब तीसरा अपराधी बोला, ओके, ये आदमी हमें कहाँ मिलेगा जहाँ हम लोग इसे मार सकते हैं? इसकी पूरी जानकारी बताओ। माँ बोली, ये सुबह सुबह अपनी कार में बैठकर अपने ऑफिस निकल जाता है और सुबह के समय आप लोग इसे पब्लिक के सामने नहीं मार सकते हो, लेकिन शाम के समय जब ये घर वापस आता है तो पहले शराब पीता है, उसके बाद खाना खाता है और रात में 10 बजे ये घर की बालकनी में खड़े होकर बाहर का नजारा देखता है। उस समय आप लोग हमारी बिल्डिंग के सामने सड़क पर आकर इसे बालकनी में खड़े देखकर इसे गोली मार सकते हो और इसे गोली मार के वहां से जल्दी से भाग भी सकते हो क्योंकि रात में हमारी कॉलोनी में कोई नहीं रहता है। अब दूसरे अपराधी ने पूछा, आपने बताया कि आप लोग एक बिल्डिंग में रहते हो, लेकिन बिल्डिंग में बहुत सारे फ्लैट होते हैं और बहुत सारी बालकनी होती हैं। हम लोग रात के समय सड़क पर आकर आपके घर की बालकनी को कैसे पहचानेंगे? माँ बोली, आप चिंता मत करो, जब आप लोग इसे मारने आओगे तो मैं अपने घर की बालकनी में लाल रंग का रुमाल बांध दूंगी। इस तरह आपको हमारे घर की बालकनी दिखाई दे जाएगी और आप इसे बालकनी में खड़े देखकर इसे गोली मार सकते हो। अब पहला अपराधी बोला, ओके, आपका काम हो जाएगा। कल रात हम आकर इसे गोली मार के भाग जाएंगे, लेकिन इस काम के लिए आपको हमें 1 लाख रुपए देना होगा। अब मोंटी की माँ चिल्लाकर बोली, 1 लाख रुपया? आपको केवल एक आदमी को बंदूक की एक गोली से मारना है और इस काम के लिए आप बहुत पैसे मांग रहे हो, जबकि बंदूक की एक गोली की कीमत बहुत कम होती है। अब दूसरा अपराधी हंसकर बोला, माताजी, आपने एकदम सही कहा, बंदूक की गोली की कीमत करीब 200 या 500 रुपए तक होती है,
लेकिन हमें इस आदमी को मारने के लिए प्लानिंग करनी होगी और इसे आपके घर तक जाकर मारने के लिए हमें बहुत साहस और मेहनत की जरूरत होगी और इस काम को करने में पुलिस का डर भी रहता है, इसलिए हम आपसे 1 लाख रुपए मांग रहे हैं। माता जी, अगर आपको 1 लाख रुपए ज्यादा लग रहे हैं तो आप हमसे ये बंदूक और 6 गोलियां खरीद के ले जाओ और आप इस आदमी को अपने घर पर अपने हाथों से गोली मार सकती हो। हम लोग आपसे इस बंदूक और 6 गोलियों के केवल 5,000 रुपए लेंगे। इस तरह आपका कम पैसों में आपका काम हो जाएगा। इतना बोल के सभी अपराधी जोर जोर से हंसने लगे। अब मोंटी बोला, भाई 1 लाख रुपए बहुत ज्यादा है, कुछ पैसे कम करो। अब अपराधी बोला, तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? हम लोग किसी भी व्यक्ति को जान से मारने के लिए 1 लाख रुपया लेते हैं, क्योंकि इस काम में बहुत ज्यादा रिस्क रहता है। अगर इस आदमी को केवल बंदूक से डराना होता तो हम तुम लोगों से कम पैसा ले लेते। अब मोंटी की माँ ने पूछा, ओके, आप ये बताइए, अगर आपको इस आदमी को मारना नहीं, केवल बंदूक से डराना हो तो आप हमसे कितना पैसा लोगे? अब दूसरे अपराधी ने कुछ सोचा और बोला, माताजी, अगर हमें इस आदमी को केवल बंदूक से डराना है तो आपको हमें इस काम के केवल 10,000 रुपये देने होंगे। अब मोंटी की माँ ने बहुत देर तक कुछ सोचा और बोली, ओके, आप एक काम करो, आप हमसे 15,000 रुपये ले लो और ये बंदूक और 6 गोलियां हमें दे दो और कल शाम को हमारे घर की बिल्डिंग के बाहर आकर हमारी बालकनी में इस आदमी को देख के गोली मार देना, लेकिन आपकी गोली इसे लगनी नहीं चाहिए। अर्थात आपको इसे जान से नहीं मारना, बल्कि इसकी तरफ बंदूक की गोली चलाकर इसे डरा देना और वहां से भाग जाना। इस तरह ये डर जाएगा और प्रतिदिन घर के अंदर डर के रहेगा और मेरी बेटी को परेशान करना बंद कर देगा। अब दूसरे अपराधी ने पूछा, लेकिन माताजी, अगर हमारे डराने के बाद भी इसने आपकी बेटी को परेशान किया तो आप क्या करोगी? अब माँ बोली, अगर इसने फिर भी मेरी बेटी को परेशान किया तो मैं आपकी दी हुई बंदूक से इसे गोली मार दूंगी, इसलिए मैं ये बंदूक आपसे खरीद रही हूँ। इतना बोल के मोंटी की माँ ने अपराधियों को 15,000 रुपये दिए और उनसे बंदूक ले ली और दोनों वहां से अपने घर के लिए निकल गए और वो अपराधी उनको देखते रह गए। उनके जाने के बाद पहला अपराधी बोला, भाई, ये बूढ़ी औरत बहुत चालाक थी, इसने केवल 15,000 रुपये में अपना काम करवा लिया। अभी वो लोग बातचीत कर रहे थे, तभी वहां एक कार आके रुकी और उसके अंदर से पवन बाहर आ गया। पवन ने बाहर निकल के अपराधियों से पूछा, अभी वो बूढ़ी औरत और उसका बेटा यहाँ आए थे, क्या आप बता सकते हो वो आपके पास किस काम से आए थे? अब अपराधी गुस्से में बोला, ये फकीरा भाई का अड्डा है, यहाँ सवाल पूछने का अधिकार केवल हम लोगों को रहता है। तुम बताओ, तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए हो? अब दूसरा अपराधी बोला, भाई, ये वही आदमी है जिसका फोटो लेकर वो बूढ़ी औरत हमारे पास आई थी। अब पवन ने अपनी जेब से पैसों की गड्डी निकाली और देते हुए बोला, प्लीज आप लोग मुझसे पैसे ले लो, लेकिन मुझे उन लोगों की पूरी बात बताओ, क्योंकि वो दोनों मेरे घर में रहते हैं और कल शाम को वो मुझसे फकीरा भाई से मिलने की बातचीत कर रहे थे। अब ये बताओ वो लोग यहाँ क्यों आए थे? अब दूसरा अपराधी बोला, वो तुम्हारा मर्डर करवाने के लिए हमारे पास आए थे, लेकिन उनके पास हमें देने के लिए 1 लाख रुपया नहीं था, इसलिए वो दोनों 15,000 रुपये देके हमें तुम्हें डराने का काम देके यहाँ से गए हैं और साथ में एक भरी हुई बंदूक भी लेके गए हैं। इसलिए हम लोग उनके कहे अनुसार कल रात 10 बजे तुम्हारी बालकनी में गोली मारकर तुम्हें डराने आएंगे। अब पवन ने उन लोगों की बात सुनी और कुछ देर तक सोचने के बाद बोला, ओके, आप लोग कल रात 10 बजे मुझे डराने आ जाना, लेकिन उससे पहले आप लोगों को मेरे एक काम करना होगा और इस काम के लिए मैं आपको 1 लाख रुपया देता हूँ। इतना बोल के पवन ने गाड़ी से 1 लाख रुपया निकाला और उन अपराधियों को दे दिया। अब उन अपराधियों ने 1 लाख रुपया हाथ में ले लिया और आश्चर्य से बोले, बताओ, हमें तुम्हारा क्या काम करना है? पवन बोला, मैं प्रतिदिन रात 10 बजे अपने घर की बालकनी में टहलने जाता हूँ और कल रात तुम लोग मुझे बंदूक की गोली चला के डराने आ रहे हो, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम लोग मुझे डराने के बदले मेरी सास उस बूढ़ी औरत को गोली मार दो जो मुझे मरवाने के लिए तुम्हारे पास आई थी, क्योंकि उस बूढ़ी औरत और उसके बेटे के कारण मैं बहुत परेशान हूँ। वो रिश्ते में मेरी सासू माँ लगती है, लेकिन उसकी नज़र मेरे घर पे रहती है और वो मुझे मारकर मेरे घर पे कब्जा करना चाहती है, इसलिए मैं उसे मरवाना चाहता हूँ। इसलिए मैं कल रात बालकनी में आने से पहले किसी बहाने से अपनी सासू माँ को बालकनी में भेजूंगा और तुम बाहर सड़क से उसे गोली मार के उसकी हत्या कर देना और वहां से भाग जाना। यही तुम्हारा काम है। अर्थात वो तुम्हें मुझे डराने के लिए पैसे दे के गई है, लेकिन मैं तुम्हें उसे जान से मारने के लिए पैसा दे रहा हूँ। इतना बोल के पवन अपनी कार में बैठा और वहां से चला गया और सभी अपराधी उसको देखते रह गए। दोस्तों, पहली का पहला सवाल, पवन अपनी सास को इसलिए मारना चाहता है क्योंकि वो उसे मरवाने के लिए गुंडों के पास आई थी, लेकिन पवन की सास पवन को केवल डराना क्यों चाहती है और वो बंदूक खरीद के क्यों ले गई है? अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। अब इधर मोंटी और उसकी माँ वापस अपने घर के लिए आ रहे थे। तभी मोंटी ने रास्ते में पूछा, माँ, हम लोग यहाँ फकीरा भाई के पास पवन जीजा को मरवाने के लिए आए थे, लेकिन आपने अपराधियों को पवन को मारने के बदले उसे डराने का काम दे दिया है,
लेकिन माँ, पवन जीजाजी को डराने से क्या होगा? अब माँ बोली, मोंटी मेरी बात ध्यान से सुनो। हम लोग पवन को जान से मारना चाहते हैं, लेकिन अपराधी उसे मारने का 1 लाख रुपया मांग रहे हैं। इसलिए मैंने अपराधियों को कम पैसे देकर उसे डराने का काम सौंप दिया है और अपराधियों से एक बंदूक भी खरीद ली है। अब कल शाम को किरण की सहेली फ्रेंड की शादी है, इसलिए वो अपनी बेटी खुशी को लेकर शादी में चली जाएगी और तुम शाम के समय किसी बहाने से घर से बाहर चले जाना। अब घर के अंदर केवल हम दोनों, पवन और मैं बचेंगे। अब कल शाम को अपराधी रात 10 बजे हमारी बिल्डिंग के सामने आ जाएंगे और पवन को बालकनी में देख के उसे डराने के लिए उस पर गोली चलाएंगे। लेकिन पवन गोली से बच जाएगा और घर के अंदर आ जाएगा और बाहर खड़े अपराधी अपना काम खत्म करके भाग जाएंगे। उसके बाद मैं पवन को घर के अंदर उस बंदूक से गोली चला के मार डालूंगी और पुलिस को फोन करके घर पे बुला लूंगी। उसके बाद पुलिस घर पे आके बिल्डिंग के बाहर लगे सभी सीसीटीवी कैमरों को चेक करेगी और उन कैमरों की फुटेज में उनको अपराधी बंदूक से बालकनी पे गोली चलाते हुए दिखाई दे जाएंगे। इस तरह पवन के मर्डर में उन अपराधियों का नाम आ जाएगा और हम लोग बच जाएंगे। अब मोंटी बोला, माँ तुम्हारा प्लान बहुत अच्छा है, लेकिन माँ अब तुम बूढ़ी हो चुकी हो सकता है जब पवन तुम्हारे सामने खड़ा हो और तुम उसे बंदूक से मारो तो तुम्हारा निशाना चूक जाए या तुम्हारे हाथ से उस समय बंदूक न चल पाए। उस कंडीशन में तुम पवन को कैसे मारोगी? अब माँ बोली, तुम चिंता मत करो, मेरे पास इस समस्या का भी उपाय है। इतना बोल के मोंटी की माँ मोंटी को अपना प्लान समझाने लगी और मोंटी अपनी माँ की बात सुनता रहा। अब दूसरे दिन शाम के समय किरण तैयार होकर अपनी माँ के पास आई और बोली, माँ मैं अपने फ्रेंड की शादी समारोह मेरे फंक्शन में जा रही हूँ। मुझे रात में घर वापस आने में देरी हो जाएगी, इसलिए जब पवन अपने ऑफिस से घर वापस आए तो आप उसे खाना दे देना। इतना बोलकर किरण अपनी बेटी खुशी के साथ शादी फंक्शन के लिए निकल गई और वो लोग उसे देखते रह गए। अब उनके जाने के बाद माँ मोंटी से बोली, अब तुम भी इस घर से चले जाओ और जब मैं पवन को मारकर पुलिस को बुला लूंगी उसके बाद तुम मेरे फोन करने पर वापस आ जाना। इस तरह तुम पवन के मर्डर केस से बच जाओगे। अब माँ की बात सुनकर मोंटी भी घर से बाहर आया और चुपचाप से बिल्डिंग से चला गया और माँ उसे बालकनी से देखती रह गई। उसके जाने के बाद माँ ने अपनी बालकनी में लाल रंग का कपड़ा बांध दिया जिससे कि अपराधी पवन की बालकनी को पहचान सकें और वो पवन को गोली मारकर डरा सके। अब कपड़ा बांधने के बाद वो भी घर के अंदर चली गई। अब रात के 7 बज गए थे और बाहर किसी ने दरवाजा खटखटाया। माँ ने आके दरवाजा खोला, पवन घर के अंदर आ गया। अब माँ पवन से बोली, पवन आज किरण अपनी फ्रेंड की शादी में गई है और मोंटी किसी काम से बाहर चला गया है। तुम्हें जब भी भूख लगे या तुम्हें चाय पीना हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारे लिए किचन से खाना ला के दे दूंगी। अब पवन अपनी सासू माँ से बोला, मैं अपने कमरे में आराम करने जा रहा हूँ, आप मुझे 9 बजे खाना ला कर दे देना। उसके बाद मैं 10 बजे अपनी बालकनी में टहलने जाऊंगा, उस समय आप मेरे लिए चाय बनाकर दे देना। इतना बोल के पवन वहां से अपने कमरे में चला गया और उसकी सासू माँ उसे देखती रह गई। अब कुछ देर बाद रात में 9 बज गए और पवन ने सासू माँ से खाना मांगा और किरण की माँ उसके लिए खाना लेके कमरे में आ गई और पवन प्लेट हाथ में लेकर खाना खाने लगा और किरण की माँ उसे चुपचाप देखती रही। उस समय कमरे में दोनों एक दूसरे के प्रति एक ही बात सोच रहे थे, आज तुम्हारा आखिरी दिन है। अब पवन ने खाना खत्म किया। उस समय घड़ी में 9:30 हो रहे थे और सासू माँ घड़ी में 10 बजने का इंतजार कर रही थी क्योंकि 10 बजे पवन बालकनी में टहलने जाता है। लेकिन पवन को 10 बजे से पहले किसी बहाने से सासू माँ को बालकनी में भेजना था जिससे कि अपराधी उसे गोली से मार सकें। अब पवन अपनी सासू माँ से बोला, माता जी आज आपने खाना बहुत अच्छा बनाया है, आप मेरा एक काम और कर दीजिए। आज सुबह से मेरे कंप्यूटर की पेन ड्राइव खो गई है, हो सकता है वो पेन ड्राइव बालकनी में गिरी पड़ी हो, आप बालकनी में जाकर मेरी पेन ड्राइव खोज कर लेके आइए। अब किरण की माँ ने कुछ सोचा और बोली, पवन अब तुमने खाना खाने के बाद टहलने बालकनी में जाओगे, तुम बालकनी में टहलते समय अपनी पेन ड्राइव भी खोज लेना, जब तक मैं तुम्हारे लिए किचन से चाय बना के लेके आती हूँ। अब सासू माँ की बातें सुन के पवन बोला, ओके माता जी आप परेशान मत हो, आज मैं टहलने नहीं जाऊंगा। अब सबसे पहले मैं अपनी पेन ड्राइव को इस कमरे में ढूंढता हूँ, अगर वो मुझे मिल गई तो उसके बाद ही मैं टहलने बालकनी में जाऊंगा। इतना बोल के पवन अपने बेड पर चढ़ के अपनी पेन ड्राइव को ढूंढने लगा। अब माँ ने पवन को देख के सोचा, अगर कमरे में इसकी पेन ड्राइव नहीं मिली तो आज ये बालकनी में टहलने नहीं जाएगा और बाहर खड़े अपराधी इसे गोली मार के डरा नहीं पाएंगे। इस तरह मेरा पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। अब मुझे इसकी पेन ड्राइव खोजने बालकनी में जाना होगा। इतना सोच के किरण की माँ चुपचाप से वहां से चली गई और कुछ देर बाद वो बालकनी में आकर पेन ड्राइव खोजने लगी। अब कुछ देर बाद वहां सड़क के पार एक गाड़ी आके रुकी और उसमें से फकीरा भाई का एक आदमी बाहर निकला और उसने बालकनी पे लाल कपड़ा देखकर सासू माँ को गोली मार दी।
गोली मारने के कारण माँ बालकनी में गिर गई और मर गई, और गोली मारने के बाद वो लोग वापस गाड़ी में बैठे और वहां से भाग गए। अब अंदर खड़े पवन ने बंदूक की आवाज सुनी और वो समझ गया अपराधियों ने बालकनी में सासू माँ को गोली से मार डाला है। और पुलिस सीसीटीवी फुटेज देखकर अपराधियों सासू माँ का कातिल समझेगी और उनको ढूंढेगी, और मैं इस मर्डर केस से बच जाऊंगा। हा हा हा। अब मुझे सासू माँ की खरीदी गई बंदूक खोजनी होगी और उसे फेंकना होगा, वरना इस मर्डर केस में मेरा नाम आ जाएगा। इतना बोल के वो जल्दी ही सासू माँ के कमरे में बंदूक ढूंढने चला गया। अब वो सासू माँ के कमरे में आया, उसने बेड के नीचे बंदूक ढूंढी, लेकिन उसे कमरे में बंदूक कहीं नहीं मिली। तब उसे याद आया सासू माँ अपना सामान अपने थैले में रखती हैं और वो थैला किचन में रहता है। इतना सोचकर वो किचन की तरफ चला गया। अब किचन में पहुंचकर पवन ने देखा किचन के प्लेटफॉर्म पर एक चाय से भरा हुआ कप रखा हुआ है और बगल में सासू माँ का थैला टंगा हुआ है। अब पवन ने जल्दी से थैला उतारा और उसके अंदर सासू माँ की भरी हुई बंदूक मिल गई। पवन बंदूक देख के बोला, अरे वाह, बंदूक भी मिल गई और सासू माँ ने मेरे लिए चाय भी बना के रखी है। मेरी सासू माँ बहुत अच्छी औरत थी, लेकिन आज बेचारी मारी गई। हा हा हा। इतना बोल के उसने चाय का कप उठाया और धीरे धीरे चाय पीने लगा। अब जैसे ही पवन ने चाय खत्म की और वो बंदूक को छुपाने अपने कमरे में वापस आया, अचानक उसे क्या हुआ, वो जमीन पे गिर गया और मर गया, और उसके मुंह से खून निकलने लगा और सासू माँ की बंदूक वहीं जमीन पे गिर गई। दोस्तों, पहली का दूसरा सवाल, सासू माँ को अपराधियों ने मारा, लेकिन पवन को किसने मारा? अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। दोस्तों, आपको याद होगा जब रास्ते में वापस आते समय मोंटी ने माँ से पूछा था, माँ अब तुम बूढ़ी हो गई हो, अगर अचानक तुम्हारे सामने पवन आ जाए और तुमसे बंदूक न चले तो तुम पवन को कैसे मारोगी? उस समय उसकी माँ ने बोला था पवन खाना खाने के बाद टहलने बालकनी में जाएगा और अपराधी उसे गोली मार के डराएंगे, और उसके बाद पवन डरकर मेरे पास भागते हुए अंदर आएगा। मैं उसे चाय में जहर मिला के दे दूंगी, इस तरह वो आराम से मर जाएगा, और उसके बाद उसके सीने में आराम से बैठ के गोली मार दूंगी। इस तरह मुझे उसे मारने में कोई परेशानी नहीं होगी और वो मुझसे अपना बचाव नहीं कर पाएगा। दोस्तों, इस तरह सासू माँ ने पवन के लिए चाय बनाई थी और उस चाय में जहर होने के कारण पवन मारा गया। लेकिन दोस्तों, इन दोनों के झगड़े में किरण कैसे मारी गई, इसे जानने के लिए आगे की पहेली देखते रहिए। अब दूसरे दिन सुबह सुबह इंस्पेक्टर अपनी कार से उस बिल्डिंग पे पहुंच गए। बिल्डिंग से बाहर आकर उन्होंने देखा बहुत भीड़ लगी हुई है और वहाँ एम्बुलेंस भी आ चुकी है। दूसरे इंस्पेक्टर ने बताया, सर कल रात यहाँ 3 लोगों की मर्डर हुए हैं और मरने वाली 2 लेडीज थी जो आपस में माँ बेटी थी, और एक आदमी था जिसका नाम पवन था। इतना सुन के इंस्पेक्टर और डीके बिल्डिंग के अंदर चले गए। अब उन्होंने फ्लैट के अंदर जाकर देखा जमीन पर 3 लोगों की लाश पड़ी हुई है और बाहर दरवाजे का लॉक टूटा हुआ है और आसपास फ्लैट के कुछ लोग खड़े हुए हैं। दूसरे इंस्पेक्टर ने बताया, सर इस फ्लैट के अंदर 5 लोग रहते थे, जिनमें 3 लोगों की हत्या हो चुकी है और 2 लोग गायब है, अर्थात इस बूढ़ी औरत का बेटा मोंटी और किरण की छोटी बेटी खुशी गायब है। और सर इस औरत किरण के साथ कातिल ने जबरदस्ती गलत काम, बुरा व्यवहार भी किया है। सर, हमने कातिल की तलाश करने के लिए बिल्डिंग से बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे का फुटेज देखा। कल रात सड़क पर एक गाड़ी आके रुकी थी और उसके अंदर से एक आदमी बाहर आया। उसने इस बालकनी में बंदूक से गोली चलाई थी, लेकिन वो आदमी कौन था इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिली है। अर्थात ये मर्डर उन अनजान अपराधियों ने किए हैं जो इस बिल्डिंग के बाहर गाड़ी से आए थे। अब वहां पर खड़ा हुआ उदय बोला, नहीं सर, ये सभी मर्डर किरण के भाई मोंटी ने किए हैं और मोंटी किरण की बेटी खुशी को यहाँ से पवन की गाड़ी में बिठा के ले गया है। अब डिटेक्टिव डीके ने उससे पूछा, तुम कौन हो, अपना परिचय इंट्रोडक्शन दो। उदय बोला, सर मेरा नाम उदय है और मैं इनके सामने वाले फ्लैट में रहता हूँ। पवन मेरा दोस्त था, उसने मुझे कई बार बताया कि किरण के भाई मोंटी की आदतें खराब थी। वो अक्सर लोगों से पैसा उधार मांगता था और घर के अंदर पैसे चुराता था। उसे किसी भी हालत में अपनी मौज मस्ती के लिए पैसों की जरूरत पड़ती थी और उसकी ये आदतें पवन और किरण को अच्छी नहीं लगती थी। इसीलिए कल रात मोंटी ने पैसों के लिए इन लोगों की हत्या कर दी और यहाँ से भाग गया। अब दूसरे इंस्पेक्टर ने डीके को फिर से सीसीटीवी स्टार्ट करके कैमरा की फुटेज दिखाई और बोली, सर कल रात किरण अपनी बेटी के साथ किसी फंक्शन में गई थी और रात 11 बजे वो वापस बिल्डिंग में आती हुई दिखाई दे रही है। अब उसके बिल्डिंग के अंदर आने के 30 मिनट बाद मोंटी अपने घर वापस आता हुआ दिखाई दिया और बिल्डिंग के अंदर जाता हुआ भी दिखाई दिया था। और उसके कुछ देर बाद मोंटी घर से मास्क लगा के वापस बिल्डिंग से बाहर आया, जिससे ही कोई उसे पहचान ना ले, लेकिन मोंटी के कपड़ों से उसकी पहचान हो गई। अब मोंटी ने अपने हाथों में कुछ भारी सामान पकड़ा हुआ था, अर्थात उसने कपड़ों के अंदर किरण की बेटी खुशी को पकड़ा हुआ था। अब मोंटी ने पवन की कार का गेट खोला और उसमें खुशी को डाला और पवन की कार लेकर यहाँ से चला गया। इस तरह हम सभी लोग समझ गए कि मोंटी ने ही पैसों के लिए इन लोगों को मार डाला और खुशी को लेकर पवन की कार लेके भाग गया।
अब इंस्पेक्टर साहब बोले, डिटेक्टिव डी के, ये केस सिंपल केस है। मोंटी ने इन तीन लोगों को मारा है और खुशी को लेकर यहाँ से चला गया है। और जिन अपराधियों ने सड़क से बालकनी में गोली चलाई थी, उन लोगों को भी मोंटी ने ही भेजा था। जब वो अपराधी लोग बाहर से गोली चलाकर घर के सभी सदस्यों को मार नहीं सके, तो मोंटी रात में यहाँ वापस आया और घर के अंदर जाके उसने सभी लोगों को मारकर पैसा लिया और खुशी को लेकर भाग गया। डिटेक्टिव डी के, आज मैंने तुम्हारी मदद के बिना ही केस सॉल्व कर दिया। अब हमें मोंटी को ढूंढना होगा, वही कातिल है। अब कुछ देर बाद तीनों की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया और वो लोग उनको देखते रह गए। अब उन लोगों की बॉडी को ले जाने के बाद डीके ने मन में कुछ सोचा और इंस्पेक्टर से बोला, इंस्पेक्टर साहब, मेरे मन में कुछ सवाल हैं। आपके कहे अनुसार मोंटी ने अपने घर वालों को मारने के लिए अपराधी भेजे थे, लेकिन उस समय केवल पवन और मोंटी की माँ थी और अपराधी बाहर से घर के सभी लोगों को नहीं मार पाए। इसलिए कुछ देर बाद मोंटी घर के अंदर आया और सभी को मारकर खुशी को लेकर यहाँ से चला गया। लेकिन इस समय कमरे के दरवाजे का लॉक टूटा हुआ है। अब मोंटी इसी घर का सदस्य है, फिर उसने घर के अंदर आने के लिए इस दरवाजे को क्यों तोड़ा? वो दरवाजा खटखटा के भी अंदर आ सकता था, उसने दरवाजे को क्यों तोड़ा? अब उदय बोला, सर, जब अपराधी ने बाहर से बालकनी पे गोली चलाई होगी, तब घर के अंदर पवन या उसकी माँ को गोली लगी होगी, या फिर दोनों बाहर वाले अपराधियों से बच गए होंगे। लेकिन वो दोनों इस हमले से डर गए और मोंटी के वापस आने से पहले किरण को उन लोगों ने पूरी बात बताई। और मोंटी पे शक होने के कारण इन तीनों ने मोंटी के लिए दरवाजा खटखटाने पे मोंटी के लिए दरवाजा नहीं खोला और मोंटी को उन्हें मारने के लिए दरवाजे को तोड़ना पड़ा। अब डीके ने पूछा, अभी लेडी इंस्पेक्टर ने बताया इस औरत किरण के साथ किसी ने जबरदस्ती गलत काम, बुरा व्यवहार किया है, लेकिन मोंटी किरण का भाई था, वो अपनी बहन के साथ ऐसा नहीं कर सकता है। अब उदय फिर से बोला, सर, मोंटी बहुत बेकार आदमी था, उसे रिश्तों की कोई कदर नहीं थी, वो पैसों लिए कुछ भी कर सकता है। और सीसीटीवी फुटेज में भी मोंटी कपड़ों के अंदर खुशी को ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब डीके बोला, नहीं उदय, जब मोंटी घर के अंदर गया तब सीसीटीवी फुटेज में उसका चेहरा दिखाई दे रहा है, लेकिन जब वो घर से वापस बाहर आया तब उसके चेहरे पे मास्क था। अर्थात ये भी हो सकता है कि जो इंसान मास्क लगा के बाहर आया वो मोंटी नहीं बल्कि कोई और व्यक्ति हो सकता है और उसी ने किरण के साथ गलत काम किया हो, क्योंकि कोई भी भाई कितना भी खराब क्यों ना हो, वो अपनी बहन के साथ ऐसा गंदा काम नहीं कर सकता है। अब इंस्पेक्टर बोला, डीके, तुमने एकदम सही कहा। वापस आते समय इस आदमी ने मोंटी के कपड़े पहन लिए होंगे, लेकिन इसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। अभी वो सभी लोग बातचीत कर रहे थे, तभी वहाँ डॉक्टर आया और बोला, इंस्पेक्टर साहब, हमें पोस्टमार्टम के दौरान पता चला है इन तीनों को गोली मार के हत्या की गई है, लेकिन पवन को गोली मारने से पहले उसे चाय के द्वारा जहर दिया गया था। अब डीके बोला, अब ये केस मेरी समझ में आ रहा है। अर्थात कल रात घर में दो आदमी थे, पवन और मोंटी की माँ। अब किरण के घर पे नहीं होने के कारण मोंटी की माँ ने कल रात घर का खाना बनाया और उसके बाद पवन के लिए चाय बनाई होगी और मोंटी की माँ ने ही पवन को जहर देके मारा है। अर्थात इस केस से ये बात सिद्ध होती है कि बाहर बालकनी से गोली चलाने वाले अपराधी और घर के अंदर मोंटी की माँ, ये दोनों पवन को मारना चाहते थे और हो सकता है मोंटी भी अपनी माँ के साथ मिला हुआ था। लेकिन मोंटी की माँ और किरण को किसने मारा, ये बात मेरी समझ नहीं आ रही है। अगर मोंटी किरण को मारता है तो अपनी माँ को क्यों मारेगा और अपनी बहन के साथ ऐसा गलत काम क्यों करेगा? अर्थात पवन का खून बाहर वाले अपराधियों और मोंटी की माँ ने किया है, लेकिन किरण और मोंटी की माँ को मारने वाला कातिल कोई और है। अब इंस्पेक्टर बोला, डीके, तुम एकदम सही बोल रहे हो। अब ये और पता लगाओ कि किरण को किसने मारा और मोंटी कहाँ है। अब डीके ने लेडी इंस्पेक्टर से पूछा, किरण का मोबाइल फोन कहाँ है, मुझे लाकर दिखाओ। इतना सुनकर लेडी इंस्पेक्टर अंदर गई और किरण का मोबाइल फोन लाकर डीके के हाथ में दे दिया। डीके बोला, किरण ने लास्ट कॉल रात 11 बजे मोंटी को लगाया था, अर्थात किरण को मोंटी ने नहीं मारा है। दोस्तों, पहली का तीसरा सवाल, किरण ने आखिरी बार मोंटी को फोन लगाया था, ये देखकर डीके को मोंटी कातिल नहीं लगा, ऐसा क्यों? अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। डीके बोला, सीसीटीवी फुटेज के अनुसार किरण रात 11 बजे अपने घर वापस आ गई थी और उसने घर के अंदर जाकर मोंटी को फोन लगाया। अर्थात किरण और मोंटी की माँ घर के अंदर मोंटी का इंतजार कर रहे थे और जब मोंटी घर पे आया तो किरण ने उसके लिए दरवाजा खोला होगा, लेकिन ये दरवाजा बाहर से तोड़ा गया है। अर्थात मोंटी कातिल नहीं है। मोंटी के आने से पहले कातिल ने इस दरवाजे को बाहर से तोड़ा होगा और घर के अंदर आकर बंदूक से मोंटी की माँ को गोली चला के मारा और किरण के साथ उसके बेडरूम में ले जाकर उसके साथ गलत काम किया और उसके बाद किरण को गोली मारकर उसकी बेटी खुशी को लेकर यहाँ से चला गया। इंस्पेक्टर साहब, आप जिस मास्क वाले व्यक्ति को मोंटी समझ रहे हो वो मोंटी नहीं बल्कि कातिल है, जिसने मोंटी को अंदर जाने के बाद मार डाला और उसके कपड़े पहनकर पवन की कार की चाबी लेकर खुशी को लेकर यहाँ से भाग गया।
अब इंस्पेक्टर बोला, वाह डीके, तुमने पूरा केस सॉल्व कर दिया। अब ये और बताओ कि कातिल कौन है और कहाँ है। डीके बोला, इंस्पेक्टर साहब, मोंटी को फोन लगाने से पहले किरण ने उदय को फोन लगाया था। मुझे लगता है उदय ही कातिल है। अब उदय चिल्लाकर बोला, डीके, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैंने किरण को नहीं मारा। तुम ये सच बोल रहे हो कि किरण ने मुझे रात में फोन लगाया था, लेकिन उस समय मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं सो गया था, इसलिए मुझे किरण की फोन की घंटी सुनाई नहीं दी। और जब मैं आज सुबह सो के उठा तब मैंने मोबाइल पर किरण के मिस कॉल देखे और बाहर आके मुझे जानकारी मिली कि किरण की मौत हो चुकी है। डीके, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने किरण को मारा है? अब डीके ने उदय से कहा, उदय, तुम मुझे अपना मोबाइल फोन दिखाओ। इतना सुन के उदय ने अपना मोबाइल फोन खोलकर डिटेक्टिव डीके को दे दिया। अब डिटेक्टिव डीके कुछ देर तक उदय का मोबाइल फोन देखने लगा और सभी लोग डीके को देखते रहे। कुछ देर बाद डीके मुस्कुराया और इंस्पेक्टर से बोला, इंस्पेक्टर साहब, मिल गया सबूत। कल रात उदय सो नहीं रहा था, बल्कि अपने मोबाइल पर यूट्यूब की वीडियो देख रहा था। अब डीके की बात सुन के सभी लोग हंसने लगे। इंस्पेक्टर बोला, डीके, उदय का अपने मोबाइल फोन पर यूट्यूब वीडियो देखना एक नॉर्मल सामान्य बात है। तुम इसे कातिल कैसे सिद्ध कर सकते हो? दोस्तों, पहली का चौथा सवाल, डीके उदय के मोबाइल फोन की यूट्यूब वीडियो के द्वारा उदय को कातिल कैसे सिद्ध करेगा? अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। अब डीके ने उदय से पूछा, उदय, तुम अपने यूट्यूब पे किस तरह की वीडियो देखना पसंद करते हो? उदय बोला, सर, मैं सभी तरह की वीडियो देखना पसंद करता हूँ, जैसे एंटरटेनमेंट वीडियो, टेक्नोलॉजी एंड साइंस वीडियो, डिटेक्टिव वीडियो, नॉलेज वीडियो, फैक्ट वीडियो इत्यादि। डीके बोला, इंस्पेक्टर साहब, आप इसके फोन के कल रात की यूट्यूब हिस्ट्री को ध्यान से देखिए। कल रात उदय के फोन के यूट्यूब से बच्चों की वीडियो देखी गई है, जबकि उदय सामने के फ्लैट में अकेले रहता है और इसके पास कोई बच्चा नहीं है। अर्थात कल रात उदय के फोन पर किरण की बेटी खुशी बच्चों की यूट्यूब वीडियो देख रही थी। इंस्पेक्टर साहब, अब हमें उदय की फ्लैट की तलाशी लेनी चाहिए। मुझे पक्का यकीन है हमें वहां इसके कातिल होने का सबूत मिल जाएगा। इतना बोलकर सभी लोग उदय के फ्लैट के लिए चले गए। वहां जाकर सभी ने देखा उदय का कमरा साफ व सजा हुआ दिखाई दे रहा है और कमरे में एक अलमारी भी रखी हुई है। अब डीके ने जाके उस अलमारी को खोला और उसके अंदर से सभी लोगों को मोंटी की लाश दिखाई दी। मोंटी की लाश देखकर इंस्पेक्टर ने तुरंत बंदूक निकाली और उदय से पूछा, डीके, तुमने सही कहा, उदय ही कातिल है, इसी ने सभी लोगों को मारा है। बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? अब उदय मोंटी की लाश देख के डर गया और समझ गया कि अब वो फंस चुका है। उसने इंस्पेक्टर से कहा, मुझसे गलती हो गई, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। मैं किरण को बहुत पसंद करता था और उसे पाना चाहता था, लेकिन एक दिन किरण ने मुझ पर चिल्लाकर मुझे अपने घर से भगा दिया, इसलिए मैं किरण से नाराज था। अब कल रात 11 बजे मैं अपने बेड पे लेटकर सोने की कोशिश कर रहा था, तभी मेरे मोबाइल पे किरण का फोन आया, लेकिन मैंने उसका फोन जानबूझ के नहीं उठाया क्योंकि मैं उससे नाराज था और मैं अपने बेड पे लेटा रहा। अब कुछ देर बाद किसी ने मेरा दरवाजा खटखटाया। मैंने दरवाजा खोलकर देखा, मेरे सामने किरण और उसकी बेटी खुशी खड़ी हुई थी और खुशी रो रही थी। मैंने किरण से पूछा, क्या हुआ? किरण मुझसे घबराकर बोली, उदय, मैं अपने घर का दरवाजा खटखटा रही हूँ, लेकिन अंदर पवन और मेरी माँ है, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खुल रहा है। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। उदय, तुम मेरे साथ चलो और मेरे घर का दरवाजा तोड़कर घर के अंदर चलकर देखो। अब मैंने तुरंत उसकी बात सुनकर उसकी बेटी खुशी को अपने बेड पर बिठाया और उसे रोते हुए चुप करने के लिए अपना मोबाइल खोल के दे दिया। मैंने अक्सर देखा है जब कई बच्चे रोते हैं तो उनके माता पिता बच्चों को चुप करने के लिए, उनका मन बहलाने के लिए उनको अपना मोबाइल खोल के दे देते हैं। और खुशी ने ऐसा ही किया। खुशी मेरा मोबाइल फोन लेके चुप हो गई और बच्चों की यूट्यूब वीडियो देखने लगी। उसके बाद मैं घर का लॉक लगा के किरण के फ्लैट के पास पहुंचा और धक्का देके उसका गेट तोड़ने लगा। कुछ देर बाद घर का गेट तोड़कर हम दोनों घर के अंदर पहुंचे। वहां जाके हमें पहले कमरे में पवन की लाश दिखाई दी और उसके बगल में एक भरी हुई बंदूक पड़ी हुई थी। अब हम दोनों किरण की माँ को खोजने लगे और कुछ देर बाद हमें घर की बालकनी में किरण की माँ की लाश दिखाई दी। किरण की माँ को किसी ने बाहर से गोली मार के मारा था। अब किरण अपनी माँ और अपने पति की लाश देख के रोने लगी, लेकिन मुझे किरण को पाना था, इसलिए मैंने इस मौके का फायदा उठाना चाहा। अब मैं जबरदस्ती किरण को दूसरे कमरे में ले गया और वहां उसके साथ गलत काम, बुरा व्यवहार किया और उसके बाद मैंने पवन की बंदूक से उन तीनों को गोली से मार दिया। उन तीनों को मारने के बाद मुझे पुलिस से डर लगने लगा था, क्योंकि मैं जानता था मोंटी अभी भी घर से बाहर था और किरण की बेटी खुशी मेरे घर पर मोबाइल से खेल रही थी। अब मैंने इन तीनों के मर्डर में मोंटी को फंसाने के लिए किरण के मोबाइल से मोंटी को फोन लगाया और मोंटी के फोन उठाने के बाद मैंने फोन काट दिया और मोंटी के आने का इंतजार करने लगा। और जैसे ही मोंटी अपने घर वापस आया, मैंने उसे पीछे से हमला करके उसे मार डाला और उसे अपने कमरे में ले गया और उसके कपड़े खुद पहन लिए
और उसे अलमारी के पीछे बंद करके खुशी को कपड़ों में लपेटा और पवन की कार लेके यहाँ से बाहर भाग गया। मुझे पता था बिल्डिंग के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और मैंने पूरी प्लानिंग के द्वारा मोंटी को इन तीनों को कातिल बना दिया था। लेकिन डिटेक्टिव डीके ने मेरे मोबाइल की यूट्यूब हिस्ट्री के द्वारा मुझे पकड़ लिया और मेरा पूरा प्लान बर्बाद हो गया। इंस्पेक्टर साहब, आप लोग चिंता मत करो, मैंने उस छोटी सी बच्ची खुशी को नहीं मारा है, मैंने उसे अपने गांव के घर के अंदर बंद करके रखा है। अब डीके उदय से बोला, उदय, मुजरिम कितना भी चालाक क्यों ना हो, बुद्धिमान व्यक्ति से हमेशा हार जाता है। अगर तुमने चालाकी की जगह बुद्धिमानी दिखाई होती तो पवन के मरने के बाद तुम किरण से अपनी शादी का प्रस्ताव रख सकते थे और उसे शादी के बाद प्राप्त कर सकते थे। इतना बोल के सभी लोग उदय को पुलिस स्टेशन ले गए। दोस्तों, कैसी लगी आपको जोरदार दिमागी पहेली अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और ऐसी ही पहेलियां देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।